So continuing with section 81, warrant directed to police officer for execution outside jurisdiction. पहले हमने पढ़ा था कि एक जज फॉरवर्ड करता है तो क्या कंसेप्ट फॉलो होता है। अब वह वारंट डायरेक्ट किया पुलिस ऑफिसर ने अपनी जुरिस्डिक्शन, जज ने अपनी जुरिस्डिक्शन के पुलिस ऑफिसर को फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड हिज जुरिस्डिक्शन। तो कैसे फॉलो अप होगा? सेक्शन 1 सबसेक्शन 1, when a warrant directed to a police officer is to be executed beyond the local jurisdiction of the court issuing the same, he shall ordinarily take it for endorsement either to an, तो वो क्या करेगा पुलिस वाला, वो लेके जाएगा उस एरिया के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास या फिर उस पुलिस वाले के पास जिसका रैंक ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन से कम ना हो। उसके बाद सब सेक्शन 2, वो वाला मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर अपना नाम एंडोर्स करेगा और फिर बाद में उसी की एंडोर्समेंट शैल बी सफिशिएंट अथॉरिटी टू द पुलिस ऑफिसर टू हुम द वारंट इज डायरेक्टेड टू एग्जीक्यूट द सेम। कहता है कि सच मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर शैल एंडोर्स हिज ओन नेम देयर ऑन एंड सच एंडोर्समेंट शैल बी सफिशिएंट अथॉरिटी, वह उसने एंडोर्स कर दिया, shall be sufficient authority to the police officer to whom the warrant is directed to execute the same, and the local police shall, if so required, assist such officer in executing the warrant। यानी कि उसने अपना नाम लिख देना, फिर वारंट के ऊपर एंडोर्स कर देना कि अब वही करेगा, उसके पास प्रॉपर अथॉरिटी होगी एंडोर्समेंट उसको एग्जीक्यूट करवाने की। और वो चाहे तो वो वाला पुलिस ऑफिसर वहाँ का या वहाँ के मजिस्ट्रेट चाहे तो लोकल पुलिस उसकी मदद, ऑब्वियसली उसका एरिया तो उसकी लोकल पुलिस की रिक्वायरमेंट हो तो वो असिस्ट करेगी। सो दैट्स द थिंग। Subsection 3, whenever there is a reason to believe that the delay occasioned by obtaining the endorsement, जब मैं जज हूँ, मैंने अपने एरिया के पुलिस वाले को कहा कि ये आउटसाइड जुरिस्डिक्शन एंडोर्स करवा के हो, ठीक है, एग्जीक्यूट करवा के हो, और मेरे जो पुलिस वाले को लगता है कि अगर एंडोर्समेंट उनकी करवाने लग गया, मजिस्ट्रेट लोकल या पुलिस ऑफिसर को कहने लग गया, तो डिले इतना हो जाएगा कि उससे एग्जीक्यूशन ही वारंट की प्रिवेंट हो जाएगी, यानी कि वो बंदा भाग जाएगा। तो वो पुलिस वाला जिसको डायरेक्ट किया मैंने, वो खुद ही एग्जीक्यूट करवा सकता है बियॉन्ड द प्लेस ऑफ लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट फ्रॉम विच इज इशूड। सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 3 में जो पुलिस वाले की बात हो रही है वो एक ही है, यानी कि मैंने, आप पुलिस वाले हो, मैंने, आप मेरे एरिया के पुलिस वाले हो, मैंने आपको कहा कि जाके एग्जीक्यूट करवा के हो। आपके पास दो ऑप्शन हैं, एक सबसेक्शन 2 वाली, आप उस एरिया के मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या किसी ऐसे पुलिस वाले जो हु इज हैविंग रैंक नॉट बिलो देन द रैंक ऑफ ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, अब उसको दोगे, वो एंडोर्स करवा देंगे अपना नाम, फिर बाद में एग्जीक्यूट करवा, फिर बाद में वो पुलिस वाला या मजिस्ट्रेट उसको अपना नाम एंडोर्स करके एग्जीक्यूट करवा देगा, और लोकल पुलिस की हेल्प चाहिए होगी तो वो ले देगा। सबसेक्शन 3 वाला ये कह रहा है कि मैंने आपको दिया, आपको लगा कि वो भागना चाहिए, इसलिए आपने खुद ही, आप पावर रखते हो कि खुद ही उस उधर जाके एग्जीक्यूट करवा दो। सेक्शन 82, प्रोसीजर ऑन अरेस्ट ऑफ पर्सन अगेंस्ट हुम वारंट इज इशूड। व्हेन अ वारंट ऑफ अरेस्ट इज एग्जीक्यूटेड आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट, जो वारंट अरेस्ट वारंट एग्जीक्यूट कर दिए डिस्ट्रिक्ट के बाहर in which it was issued, the person arrested shall, unless the court in which issued the warrant is within 30 kilometers of the place of arrest or is nearer than executive magistrate or district superintendent of police or commissioner of police within the local limits of whose jurisdiction the arrest was made, or unless security is taken under section 73 be taken before such magistrate or district SP or commissioner। कहता है कि जब वारंट ऑफ अरेस्ट एग्जीक्यूट हो रहे हैं आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट, तो जो बंदे को अरेस्ट किया, अनलेस द कोर्ट विच इशूड द वारंट, जब तक, जैसे कि वो कोर्ट जिसने इशू किया वो 30 किलोमीटर के दायरे के अंदर है प्लेस ऑफ अरेस्ट से, या उसके नज़दीक पड़ता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट SP या CP, तो उसके पास ले लिया जाएगा, जो नियरर होगा उसके पास लेके जाया जाएगा। और अनलेस सिक्योरिटी इज टेकन, सिक्योरिटी ले ली, चलो फिर तो फ्री कर दिया जाएगा, ठीक है, तो उसके पास पेश करवाया जाएगा। सिक्योरिटी लेके फ्री इसलिए किया जाता है क्योंकि उधर कंडीशन हो जाती है कि आपने 100 तारीख पर आना, आप कंप्लाई कर रहे हो, कोऑपरेट कर रहे हो। सबसेक्शन 2, ऑन द अरेस्ट ऑफ एनी पर्सन रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1 द पुलिस ऑफिसर शैल फोर्थविथ गिव द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सच अरेस्ट। जब अरेस्ट कर लिया तो पुलिस वाला इंफॉर्मेशन देगा इस अरेस्ट की, एंड द प्लेस वेयर द पर्सन इज अरेस्टेड इज बीइंग हेल्ड टू द डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर इन द डिस्ट्रिक्ट एंड टू सच ऑफिसर, एक तो डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर को देगा जो उस शहर में है, और टू सच ऑफिसर इन अनदर डिस्ट्रिक्ट वेयर द अरेस्टेड पर्सन नॉर्मली रिजाइड्स, ठीक है। कहता है कि पुलिस वाला जो अरेस्ट करेगा, ऑन अरेस्ट ऑफ एनी पर्सन, पुलिस वाला इंफॉर्मेशन देगा कि ऐसी अरेस्ट हुई है, इस जगह से हुई है, डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर को उसी डिस्ट्रिक्ट के, और उस डिस्ट्रिक्ट के को जहाँ बंदा रहता है, वेयर नॉर्मली रिजाइड्स। Section 83, procedure by magistrate before whom such person is arrested or brought।
द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और कमिश्नर ऑफ पुलिस शैल, ये याद रखने हैं, ये पोस्ट जो है ना 3, डिस्ट्रिक्ट एसपी, सीपी, एग्जीक्यूटिव, ये याद रखने हैं कौन से सेक्शन में इनके पास पावर है, ये वो पूछते हैं। और ये कैसे याद होगा, रिवाइज करके याद होगा, मेरे बार बार कहने से नहीं होगा। आप जब रिवाइज करोगे ना इस चीज़ को, मैंने बस ये बताना कि ये इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से एमसीक्यू आते हैं और आपने डबल टिक कर देने, मैंने बेयर पे किए हुए हैं, बेयर स्क्रीन पे आ रहे हैं, ठीक है। उससे ये है कि आपको आपकी बहुत सारी मेहनत बच जाएगी और आपको डायरेक्शन हो जाएगी कि हमने ये चीज़ें पढ़नी है, और पढ़ना तो कैसे पढ़ना, यही चीज़ मेन है। दिस इज द ओनली थिंग विच गिव्स कटिंग एज। बाकी जीतता भैया तो बार बार रिवीजन करता है। सो सेक्शन 83, प्रोसीजर बाय मजिस्ट्रेट बिफोर होम सच पर्सन अरेस्टेड इज ब्रॉट। अब मजिस्ट्रेट के सामने बंदा पेश करवाया गया, ये 3 ऑफिसर्स में से कोई भी एक शैल, इफ द पर्सन अरेस्टेड अपीयर्स टू बी द पर्सन इंटेंडेड बाय द कोर्ट विच इशूड द वारंट, डायरेक्ट हिज रिमूवल इन कस्टडी टू सच कोर्ट। कहते हैं कि ये 3 जो ईएम, डिस्ट्रिक्ट एसपी, सीपी, ये डायरेक्ट करेंगे हिज रिमूवल इन कस्टडी टू सच कोर्ट कि उस कोर्ट में भेज दिया जाए, प्रोवाइडेड दैट अगर ऑफेंस बेलेबल है और बंदा रेडी है बेल भरने के लिए, तो वही 3 ऑफिसर्स बेल उसकी भर देंगे, मतलब बेल बॉन्ड उसके ले लेंगे, ठीक है। और डायरेक्शन हैज़ बीन एंडोर्स्ड अंडर सेक्शन 73 ऑन द वारंट एंड सच पर्सन इज रेडी एंड विलिंग टू गिव सिक्योरिटी रिगार्ड बाय सच डायरेक्शन, डायरेक्शन फुलफिल कर रहा है। तो वो 3 ऑफिसर्स जो हैं, 3 में से कोई भी एक जिसके पास पेश करवाया जा रहा है, ईएम, डीएसपी या सीपी, तो बेल बॉन्ड ले लेंगे और फॉरवर्ड द बॉन्ड टू द कोर्ट विच इशूड द वारंट, बेल करवा के उसकी उस कोर्ट में वापस उसको भेज देंगे। और बॉन्ड में भर लिखा होगा कि भाई आपने 100 तारीख पे 100 कोर्ट पे आना है, ठीक है, नहीं तो आपकी सिक्योरिटी खत्म और दोबारा से अरेस्ट, ठीक है। तो ये मतलब प्रैक्टिकली भी बता रहा हूँ, और सीआरपीसी या बीएनएसएस में भी ये चीज़ें लिखी हैं प्रोवाइडेड। फिलहाल हम इसी सेक्शन पे रहते हैं, बाकी जो एक्स्ट्रा बताता हूँ वो आपकी क्लियर एंड कंप्लीट कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए बताता हूँ। अगर ऑफेंस नॉन अवेलेबल है तो उसी एरिया का सीजीएम या सेशन जज के पास उसको पेश करवाया जाएगा। और मैंने पहले बताया था ना कि जब मैं मजिस्ट्रेट हूँ, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, मैं जज हूँ, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ कि इस वारंट को एग्जीक्यूट किया जाए बाहर वाले शहर में, तो मैं वारंट के साथ क्या भेजूंगा, डॉक्यूमेंट्स भेजूंगा, मैंने बताया था, रेलिवेंट रिकॉर्ड होगा वो भी भेजूंगा। क्यों, इस वजह से क्योंकि सेक्शन 83 में कि जो उस ये रिकॉर्ड की क्यों मदद है, ज़रूरत है, क्योंकि नॉन बेलेबल ऑफेंस निकला और उसमें अरेस्ट हुई है, उधर के जज को भी तो पढ़ना है ना, पढ़े बगैर वो कैसे बेल दे देगा। तो बेल की कंसिडरेशन के लिए वो सारे दिए जाते हैं, और अगर बेल देता है जज तो रिलीज ऑन बेल, नहीं तो फिर कस्टडी। नथिंग इन दिस सेक्शन, सबसेक्शन 2, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू प्रिवेंट अ पुलिस ऑफिसर फ्रॉम टेकिंग सिक्योरिटी। कोई भी चीज़ इस सेक्शन में प्रिवेंट नहीं करेगी पुलिस ऑफिसर को सिक्योरिटी लेने के लिए, सेक्शन 73 के जैसे उसमें बताया हुआ था। सब चैप्टर सी, प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट, पीओ कैसे करते हैं बंदा। सेक्शन 84, प्रोक्लेमेशन ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग। इफ द कोर्ट हैज रीजन टू बिलीव, कोर्ट के पास ये मानने का रीजन है, वेदर आफ्टर टेकिंग एविडेंस और नॉट, एविडेंस लेने के बाद या पहले, वेदर आफ्टर टेकिंग एविडेंस और नॉट, that any person against whom a warrant has been issued has absconded, concealed himself so that warrant cannot be executed. Such court may publish a written proclamation requiring him to appear at a specified place and time. वो प्रोक्लेमेशन इशू कर देगी कि भाई इस तारीख को इस टाइम पे आप आ जाना कोर्ट में, हाजिरी भरने, पेश हो जाना। नॉट लेस देन 30 डेज, 30 दिन का टाइम देगी। नॉट लेस देन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिशिंग ऑफ प्रोक्लेमेशन। आज प्रोक्लेमेशन पब्लिश करी तो आज से लेकर 30 दिन का टाइम देना होगा कम से कम। If less than 30 days time is given, then subsequent proceedings are invalid. PO proceedings are invalid. The proclamation shall be published as follows. अब proclamation actual में practically कैसे follow होती है, कैसे publish होती है? बंदा जाएगा, प्यादा जाएगा, publicly read करेगा, कहाँ पे? In some conspicuous place of the town or village in which such person ordinarily resides. PO proclamation issue होगी है कोर्ट से, ये बात वो ऊंची publicly read कर देगा। इट शैल बी फिक्स टू सम, फिर बाद में प्रोक्लेमेशन का ऑर्डर, प्रोक्लेम ऑफेंडर का ऑर्डर नहीं, प्रोक्लेमेशन का इशुएंस ऑर्डर, कि प्रोक्लेमेशन इशू हुई है, प्रोक्लेम कर देंगे उसको ऑफेंडर, प्रोक्लेमेशन इशू हुई है कि तू आजा, लास्ट चांस है, ठीक है। तो ये चीज़ वो चिपका देगी उसके घर पे या आसपास उसकी होम स्ट्रीट पे, इन विच सच पर्सन ऑर्डिनरली रिजाइड्स और टू सम कंस्पिक्यूअस प्लेस ऑफ सच टाउन और विलेज, ठीक है, किसी ऐसी जगह जो जहाँ पे दृष्टि नज़र पड़ जाती है, पड़ सकती है, जहाँ से आवाजाही ज़्यादा है, जहाँ से लोग निकलते हैं, जहाँ से ये मान लिया जा सकता है कि बंदे ने देख लिया होगा। कॉपी देयर ऑफ शैल बी अफिक्स्ड टू सम कंस्पिक्यूअस पार्ट ऑफ द कोर्ट हाउस। तो कोर्ट हाउस की
जगह पे भी, कंस्पिकुअस पार्ट पे भी ये अफिक्स कर दिया जाएगा. द कोर्ट में ऑल्सो इफ इट थिंक्स फिट डायरेक्ट अ कॉपी ऑफ द प्रोक्लेमेशन टू बी पब्लिश्ड इन. कोर्ट चाहे तो इसके साथ साथ एक पब्लिकेशन का ऑर्डर भी कर सकती है कि उस एरिया में पब्लिकेशन इसकी कर दो. सब सेक्शन 3. Statement in writing by the court issuing the proclamation to the effect that the proclamation was duly published on specified day in a manner specified in so and so shall be conclusive evidence. तो ये proclamation जैसे हुई है सबसेक्शन 2 में बताया, तो ये conclusive evidence ही मान लिया जाएगा. Issuing proclamation without issuing warrant is illegal. पहले warrant issue करोगे, summon issue करोगे, warrant issue करोगे, फिर PO करोगे ना. और किस किस सेक्शन में, सबसेक्शन 4 पर आ जाओ. Where a proclamation published under subsection 1 is in the respect of a person accused of an offence which is made punishable, वो offences कम से कम 10 साल की सज़ा या लाइफ इम्प्रिजनमेंट या कम से कम सज़ाए मौत अंडर द BNS और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम इन बीइंग इन फोर्स एंड सच पर्सन फेल्स टू अपीयर एट स्पेसिफाइड प्लेस एंड टाइम रिगार्डेड बाय द प्रोक्लेमेशन, द कोर्ट में आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरी एज इट थिंक्स फिट प्रोनाउंस हिम. तो ऐसे मतलब 10 साल से बड़ी वाली सज़ा वाले या लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ वाले या एनी अदर लॉ टाइम इन फोर्स एज इट सेज, तो उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर दिया जाएगा. ठीक है. अब सवाल आपका ये बनता है कि जो 10 साल के कम ऑफेंसेस उनका क्या होगा? उनमें प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर नहीं, प्रोक्लेम्ड पर्सन माना जाएगा उसको. देयर इज अ डिफरेंस इन द पनिशमेंट ऑफ ईच. कैसे? सेक्शन 209 भारतीय न्याय संहिता, नॉन अपीयरेंस इन रिस्पॉन्स टू प्रोक्लेमेशन, इसका पर्चा डलता. ठीक है. तो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की अलग सजा, प्रोक्लेम्ड पर्सन की अलग. तो इस वजह से देयर इज अ डिफरेंस इन द कंसेप्ट. ठीक है. बहुत सारे यूट्यूब चैनल पढ़ाते हैं ये सेक्शन, ये बात कोई भी नहीं बताता, आपको आज बता दी. सब सेक्शन 5, द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2 and 3 shall apply to a declaration made by the court under subsection 4 as they apply to the proclamation. तो कहते हैं कि जो सबसेक्शन 2 और 3 है ना, वो अप्लाई होंगे प्रोक्लेमेशन, जो डिक्लेरेशन करी है कोर्ट ने सबसेक्शन 4 में, जैसे कि वो प्रोक्लेमेशन पब्लिश होती है सबसेक्शन 1 में बताया गया है. तो मतलब इट इज़ सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 2 and 3. Section 85, attachment of property of person absconding. The court issuing a proclamation under section 84 may for reasons to be recorded in writing at any time after the issue of the proclamation order the attachment of any property movable or immovable or both belonging to proclaimed person. At any time after the issue of proclamation order the attachment of any property movable or immovable और बोथ बिलोंगिंग टू द प्रोक्लेम्ड पर्सन. कहता है कि जब कोर्ट ने कर दी इशू, ठीक है, तो रीज़न रिकॉर्ड, प्रोक्लेमेशन इशू करने के बाद रीज़न रिकॉर्ड करेगी इन राइटिंग एट एनी टाइम आफ्टर द इशू ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट ऑफ एनी. जब इशू कर दी प्रोक्लेमेशन कोर्ट ने, उसके बाद इशू करने के बाद कर सकती है वो ऑर्डर अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी मूवेबल हो या इमूवेबल हो या दोनों, जो प्रोक्लेम्ड पर्सन को बिलोंग करती हैं, उसकी वो कर सकती है अटैचमेंट, प्रोवाइडेड दैट वेयर एट द टाइम ऑफ द इशू ऑफ सच प्रोक्लेमेशन द कोर्ट इज सेटिस्फाइड बाय एफिडेविट और अदरवाइज दैट द पर्सन इन रिलेशन टू हुम द प्रोक्लेमेशन इज टू बी इशूड. जब कोर्ट को लगता है, जब उसने इशू किया प्रोक्लेमेशन को, उसका लगता है कि यार ये अपनी प्रॉपर्टी बेच देगा या कुछ पार्ट बेच देगा या फिर सारी की सारी बेच देगा फ्रॉम द लोकल जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट, तो ऑर्डर कर सकती है अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी साइमल्टेनियसली. जब मैं जो मेरे को लगा कि ये बंदा तो करते हो प्रोक्लेमेशन इशू कर रहा हूँ, बेच देगा ज़मीन, तो मैं इसके साथ ही साइमल्टेनियसली अटैचमेंट का ऑर्डर भी इशू कर सकता हूँ. कैन ऑर्डर साइमल्टेनियसली और आफ्टर प्रोक्लेमेशन, मर्जी है. ऑर्डर साइमल्टेनियसली और आफ्टर प्रोक्लेमेशन, कैन डू साइमल्टेनियसली at the time of issuing proclamation, can do simultaneously at the time of issuing proclamation or after proclamation but can never attach before proclamation. इसके ऊपर MCQs बहुत बनते हैं, तो मैंने स्पेसिफिकली लिखा हुआ है. ठीक है. can do order simultaneously or after proclamation, can do simultaneously at the time of issuing proclamation or after proclamation but can never attach before proclamation. ठीक है. it may order, इट शेल नहीं, मर्जी है भाई उसकी, उसको ये डर लगेगा वो बेच देगा तो ही वो करेगा ना, तो मर्जी है, मे ऑर्डर. सबसेक्शन 2, सच ऑर्डर शेल ऑथराइज द अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू सच पर्सन विद इन द डिस्ट्रिक्ट इन विच इट इज मेड एंड इट शेल ऑथराइज द अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू सच पर्सन विदाउट सच डिस्ट्रिक्ट
when endorsed by the district magistrate within whose such district property is situated. जब उसने अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी का ऑर्डर कर दिया, क्लॉज बी तो कहता है, सबसेक्शन 1 का क्लॉज बी तो कहता है कि लोकल जुरिस्डिक्शन में ही, लेकिन क्लॉज ए ये थोड़ा कहता है कि लोकल जुरिस्डिक्शन में ही, वो आउटसाइड भी। इसीलिए सबसेक्शन 2 में वो बता रहा है कि अगर अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी कर रहा है, कहता है कि सच ऑर्डर शैल ऑथराइज द अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू सच पर्सन विद इन द डिस्ट्रिक्ट इन विच इट इज मेड, and it shall authorize the attachment of any property belonging to such person without such district when endorsed. कहता है कि डिस्ट्रिक्ट के बाहर की वाली को कैसे पावर रहती है उसके पास, when endorsed by the district magistrate within whose district such property is situated. तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एंडोर्समेंट देगा कि हाँ इसको अटैच कर लिया जाए, वहाँ का डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। सबसेक्शन 3, जो प्रॉपर्टी अटैच करी जा रही है वो एक डेट है या अदर मूवेबल प्रॉपर्टी है, तो अटैचमेंट अंडर दिस सेक्शन शैल बी मेड बाय the property order to be attached is a debt or other movable property. The attachment under the section shall be made by seer or appointment of receiver or order in writing prohibiting the delivery of such property to the proclaimed person or to anyone on his behalf. और या तो सीज कर लो, या तो अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर कर लो, या तो ऑर्डर इन राइटिंग दे दो प्रोहिबिटिंग द डिलीवरी ऑफ सच प्रॉपर्टी टू द प्रोक्लेम्ड पर्सन, कि उसको नहीं देनी, उसको कर्ज है। मतलब जैसे मैंने आपसे पैसे लेने, आपने आगे किसी से करोड़ रुपया लेना, तो प्रॉपर्टी टू बी अटैच्ड इज अ डेट, मतलब आपका कोई ऋणी है, ठीक है, बाय सीयर या अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, या मतलब अदर मूवेबल प्रॉपर्टी ऑल्सो बाय सीयर अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, या ऑर्डर इन राइटिंग प्रोहिबिटिंग द डिलीवरी, कि डिलीवरी नहीं करनी, आपने करोड़ आपको नहीं देना, उसने करोड़ आपको नहीं देना, उसने सीधा मेरे को देना, ये चीज़ बाय ऑल या एनी ऑफ 2 ऑफ सच मेथड्स एज अ गुड थिंग्स। सबसेक्शन 4, if the property order to be attached is removable, the attachment under this section shall, in the case of land paying revenue to the state government, be made through, कहता है कि immovable property है और land paying revenue to state government है, तो collector of the district, डबल अंडरलाइन कर लो, MCQ आ चुका है, collector of the district के पास पावर है। जहाँ पे भी रेवेन्यू वाला सिस्टम आ जाता है ना, collector of the district, मैंने तो यही पैटर्न ऑब्जर्व किया। land is situated and in all other cases by taking possession लेके जमीन का, appointment of receiver करके, receiver is appointed in section 85 subsection 4 or 5 by an order in writing prohibiting the payment of rent on delivery of property to the proclaimed person or to anyone on his behalf or by using any all or any 2 of the methods. अगर बंदा abscond कर रहा है proclaimed, if the person is absconding or proclaimed, then at any time after the issuing of proclamation, if the person is dispossessing or removing, तो फिर simultaneous। MCQ देखो बड़ी चालाकी से वो पूछते हैं, कहते कि इफ पर्सन इज एब्सकॉन्डिंग या प्रोक्लेम्ड है, एब्सकॉन्ड कर रहा है प्रोक्लेम्ड है, तो क्यों इशू करनी साथ ही अटैचमेंट आफ्टर करेगा ना, क्योंकि स्पेसिफिकली बताया कि साइमल्टेनियसली कब कर सकता है, जब वो डिस्पोजेस करेगा, डिस्पोज करेगा या रिमूव करेगा। ध्यान से पढ़ लो ये सेक्शन, इसकी जिस्ट मैंने लिख दी, जिस्ट पढ़ ली तो सब पढ़ दी, नीचे जो लिखा हुआ ना मैंने पेज के वही है, साथ साथ अपनी बेर काले करते रहा करो। सब सेक्शन 5, if the property order to be attached consists of livestock है वो या पेरिशेबल नेचर की है, तो कोर्ट चाहे तो जल्दी उसको बेच देगी और नेट प्रोसीड रख लेगी। सब सेक्शन 6, ड्यूटी और लाइबिलिटी ऑफ रिसीवर अपॉइंटेड अंडर दिस सेक्शन शैल बी सेम, वही ड्यूटी लाइबिलिटी होगी जो सीपीसी में उसको दी गई। सेक्शन 86, आइडेंटिफिकेशन एंड अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ प्रोक्लेम्ड पर्सन, ये न्यू सेक्शन। The court may, on the written request from a police officer not below the rank of SP or CP, initiate process of requesting assistance from court or an authority in contracting state for identification, attachment, forfeiture of property belonging to PP in accordance with the procedure under Chapter 8. Chapter 8 बात करता है reciprocal arrangements की for assistance in certain matters and procedure for attachment and forfeiture of property. रेसिप्रोकल अरेंजमेंट क्या, अदला बदली देश की, उस देश की इस देश की, क्या अरेंजमेंट क्या है वो उस चैप्टर में हम पढ़ेंगे और आपको समझ आएगा, ठीक है। कहता है आइडेंटिफिकेशन एंड अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ प्रोक्लेम्ड पर्सन, द कोर्ट चाहे तो रिटर्न रिक्वेस्ट से पुलिस ऑफिसर की जिसका रैंक कम से कम एसपी या सीपी होना चाहिए, वो इनिशिएट कर सकती है प्रोसेस रिक्वेस्टिंग असिस्टेंस फ्रॉम कोर्ट, ठीक है। कोर्ट की असिस्टेंस, कोर्ट खुद असिस्टेंस दे सकती है या फिर
कोई ऐसी अथॉरिटी जो कंट्रैक्टिंग स्टेट में है। कंट्रैक्टिंग स्टेट क्या होती है, जैसे मैं हूँ और कनाडा के साथ मेरी कंट्रैक्टिंग स्टेट है, मतलब हमने तालमेल बिठाया हुआ है कि क्रिमिनल्स को वहाँ से इधर कैसे भेजना है, यहाँ से उधर कैसे भेजना है। ये कंट्रैक्टिंग स्टेट है हमारी, जिसके साथ हमने रेसिप्रोकल अरेंजमेंट किए हुए हैं ताकि जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की प्रोविजंस हैं उसको अच्छे से कंप्लाई कर सकें। ये होती है कंट्रैक्टिंग स्टेट। अच्छे से हम पढ़ेंगे वो वाले चैप्टर के बीच में, सब मोटा मोटा मैंने आपको फिलहाल बता दिया। जैसे कि एक्स्ट्राडिट करना होता है किसी क्रिमिनल को, मर्डर करके वहाँ भाग गया, दुबई भाग गया, तो दुबई से इधर भेजना, ठीक है, ये चीज़ है। तो कोर्ट या फिर अथॉरिटी जो कंट्रैक्टिंग स्टेट में है वो असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी, हेल्प करेगी आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, अटैचमेंट करने के लिए, फोरफीचर करने के लिए प्रॉपर्टी जो बिलोंग करती है प्रोक्लेम्ड पर्सन। सेक्शन 87 क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन टू अटैचमेंट। अब अटैचमेंट तो होगी, आप पी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो या प्रोक्लेम्ड पर्सन, अटैचमेंट होगी। ज़मीन निकली वो आपके पड़ोसी को तो दिक्कत होगी ना। तो क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन का भी राइट दिया गया। जैसे अटैचमेंट हुई 6 महीने के अंदर अटैचमेंट की डेट से कोई भी बंदा, प्रोक्लेम्ड पर्सन नहीं, उसके अलावा कोई भी बंदा, एनी पर्सन अदर देन प्रोक्लेम्ड पर्सन on the ground that the claimant or objector has an interest in such property that such interest is not liable to attachment under section 85, the claim or objection shall be inquired into and may be allowed or disallowed in whole or in part। आप लेकर गए, आपकी ज़मीन कोर्ट ने समझ के प्रोक्लेम अटैच कर दी, आप प्रोक्लेम पर्सन हो, निकली पड़ोसी की आधी, तो वो ऑब्जेक्शन दे रहा है, तो कोर्ट फिर कंसिडर करेगी उसको, 6 महीने के अंदर अंदर देनी होगी। ये जो डेट्स हैं ना, महीने ये बताए हैं, इनमें से MCQ बनने हैं, इनमें से गलतियाँ भी आपने करनी हैं। तो ये डबल टिक लगाए हैं इसलिए ताकि आप गलती ना करो, और बता इसलिए रहा हूँ ताकि आपको पहले ही बताओ पूछना उन्होंने क्या है। क्लेम ऑब्जेक्शन लाएगा कोर्ट में मेरी, तो मैं उसकी क्लेम्स और ऑब्जेक्शन को आइडेंटिफाई करूँगा, देखूँगा कि हाँ सही है गलत है, सही है तो फिर अलाउ करूँगा ऑब्जेक्शन, ठीक है, नहीं है तो डिसअलाउ कर दूँ, या पार्शली अलाउ कर दूँगा, या पार्शली डिसअलाउ कर दूँगा, provided that any claim preferred or objection made within the period allowed by this subsection may, in the event of death of the claimant or objector, be continued। अच्छा, आपके पड़ोसी ने ऑब्जेक्शन लगाई, उसकी डेथ होगी, अब उसके बच्चे रिप्रेजेंट करेंगे। सबसेक्शन 2 claims or objections under subsection 1 may be preferred or made in the court by which the order of attachment is issued, or if the claim or objection in respect of the property attached under an order endorsed under subsection 2 or subsection 85 in the court of CGM or the district in which the attachment is made। कहते हैं कि क्लेम ऑब्जेक्शन कहाँ जाएगी, कौन देखेगा, वही कोर्ट देखेगी जिसने अटैचमेंट इशू करी। और अगर क्लेम और ऑब्जेक्शन प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में है, इज इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी अटैच्ड under an order endorsed under section 85 subsection 2, तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट इसको देखेगी। मैंने पेंसिल से भी लिखा हुआ है, सेम कोर्ट विच अटैच्ड, और व्हेन आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट की बात हुई है तो CGM, तो वो फर्दर डेलीगेट भी कर सकता है। ये मैं फर्दर बताऊंगा कि अगर विदाउट साइड डिस्ट्रिक्ट वाली प्रॉपर्टी की बात है और एंडोर्स की है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने, तो उसकी क्लेम ऑब्जेक्शन लेगा। दूसरे शहर की प्रॉपर्टी है तो CGM के पास जाएगी, अपने शहर की प्रॉपर्टी है तो वही उसी के पास क्लेम ऑब्जेक्शन जाएगी जो अटैचमेंट ऑर्डर ले रहा है। Every such claim or objection shall be inquired into by the court in which it is preferred or made, provided that if it is preferred or made in the court of chief judicial magistrate, he may make it over। वही बात आगे मैंने जैसे बताया, वो डेलीगेट कर सकता है कि क्लेम ऑब्जेक्शन वो इंक्वायर कर लेगा, प्रोवाइडेड दैट इफ इट इज़ मेड इन द कोर्ट ऑफ CGM, तो CGM चाहे तो डिस्पोजल के लिए अपने नीचे वाले मजिस्ट्रेट को कह सकता है। सब सेक्शन 4 एनी पर्सन हुज क्लेम और ऑब्जेक्शन हैज बीन डिसअलाउड। आपका पड़ोसी आया, उसने ऑब्जेक्शन लगाई, डिसअलाउ होगी, तो उसके पास 1 साल का टाइम है, 1 साल के अंदर अंदर सूट इंस्टीट्यूट करेगा, बताएगा कि मेरा क्यों राइट है, पूरा ट्रायल चलेगा, एंड में फिर देख लेंगे, ठीक है। बट इन द मीन टाइम, बट सब्जेक्ट टू सच रिजल्ट इफ एनी ऑर्डर शैल बी कंक्लूसिव, जो फिर फैसला होगा वही फैसला होगा फिर सूट का। जो ऑर्डर पहले कर दिया वो कंक्लूसिव होगा, लेकिन वो ऑर्डर चाहे कंक्लूसिव है, दैट विल बी सब्जेक्ट टू द रिजल्ट ऑफ द सूट। सो अल्टीमेटली सूट रिजल्ट इज कंक्लूसिव। क्यों? क्योंकि उसने पूरा ट्रायल लड़ा भाई, ट्रायल पूरा लड़के जीता उसने, इस वजह से। Section 88 Release, sale and restoration of attached property. If the proclaimed person appears within the time specified in the proclamation,
प्रोक्लेम्ड पर्सन आ गया, हाजिर हो गया, कोर्ट फिर ऑर्डर करेगी रिलीजिंग द प्रॉपर्टी फ्रॉम अटैचमेंट। अब वो बंदा आ ही गया तो अटैच क्यों करनी, ठीक है, पर्पज सॉल्व हो गया। सेक्शन 87 में क्या बात करी है कि कोई भी पार्टी क्लेम ऑब्जेक्शन कर सकती है 6 महीने का टाइम है। प्रोक्लेम्ड सेक्शन 88 में प्रोक्लेम्ड पर्सन 2 साल का टाइम है। कैसे, अभी आ ही रहा है वो वाला सब सेक्शन बताता हूँ। इफ द प्रोक्लेम्ड पर्सन डज नॉट अपीयर विद इन टाइम, अगर वो नहीं आता टाइम में तो बेचने पे लगा देगी, लेकिन 6 महीने से पहले नहीं, 6 महीना रख रखेगी। बट इट शैल नॉट बी सोल्ड अंटिल द एक्सपायरेशन ऑफ 6 महीने फ्रॉम द डेट ऑफ अटैचमेंट। आज अटैच करी, अटैच तो कर ली, ठीक है, लेकिन 6 महीने तक बेचनी नहीं है कोर्ट ने प्रॉपर्टी, ऐसी रखेगी। क्यों, क्योंकि इंतजार है अभी वो शायद आ जाए। एंड अंटिल एनी क्लेम प्रेफर्ड, ठीक है, 6 महीने के बाद बेचने पे लगा देगी। एंड अंटिल एनी क्लेम प्रेफर्ड और ऑब्जेक्शन मेड अंडर 87 हैज बीन डिस्पोज्ड ऑफ अंडर दैट सेक्शन। और कहता कि 6 महीने हो जाए तब तक नहीं, और जब तक वो ऑब्जेक्शन सारी ना हो जाए तब तक भी नहीं, अनलेस इट इज सब्जेक्ट टू स्पीड एंड नेचुरल डिके। सब्जियां, फ्रूट हैं, स्पीड एंड नेचुरल डिके की चीज़ें हैं, सारा कुछ बेच बूझ देगी वो, ठीक है, 20 किलो फ्रूट है, सारा कुछ बेच देगी, नेट प्रोसीड संभाल के रख लेगी, ठीक है। इफ विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ अटैचमेंट एनी पर्सन हुज प्रॉपर्टी इज और हैज बीन एट द डिस्पोजल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट under subsection 2 appears voluntarily or is apprehended and brought before the court by whose order the property was attached। कहते कि 2 साल के अंदर अंदर अटैचमेंट की कोई भी बंदा आ जाता है तो क्या होगा, अब 6 महीने के बाद तो बेचने लगा दी, 2 साल की लिमिटेशन दे दी बंदे के आने की। क्या मतलब, अभी बताता हूँ। 6 महीने के बाद बेचने लगा दी, अब बंदा आया साल बाद, 6 महीने का बेचने लगाई, उसके 6 महीने बाद आया, उस 6 महीने के दरमियान ज़मीन बिक गई, चीज़ें बिक गई, तो बिक गई तो नेट प्रोसीड जो है वो उसको दे दी जाएगी, ठीक है। या आधी बिक गई, आधी रहेगी, तो आधी उसको वापस कर दी जाएगी, आधी की नेट प्रोसीड दे दी जाएगी। सारी नहीं बिकी तो सारी उसको दे दी जाएगी आफ्टर सेटिस्फाइंग दैट कॉस्ट लगेगी, लेकिन बंदे को सारी कॉस्ट देगा कि तेरे वजह से ये काम हुए हैं, सारी कॉस्ट पे कर, फाइन भी पे कर, फाइन पे कर अच्छे से, ठीक है। सेक्शन 89 अपील फ्रॉम ऑर्डर रिजेक्टिंग एप्लीकेशन फॉर रेस्टोरेशन ऑफ अटैच प्रॉपर्टी। अपील कहाँ जाएगी, उधर ही जाएगी जिस कोर्ट से ऑर्डिनरी जाती है, सेशन तो भाई ये बात हो गया है। अपील ऑर्डिनरी लाई फ्रॉम द सेंटेंसेस ऑफ द फर्स्ट मेंशन कोड। डी सब चैप्टर डी अदर रूल्स रिगार्डिंग प्रोसेसेस, लास्ट सेक्शन, सेक्शन 90 इशू ऑफ वारंट इन लिeu ऑफ और इन एडिशन टू समन्स, समन्स के साथ या समन्स की जगह कोर्ट चाहे तो रीजंस रिकॉर्ड करेगी राइटिंग में कि मैं क्यों वारंट भेज रहा हूँ। इफ either before the time of issue court sees a reason to believe that he has absconded और will not obey the summon, कोर्ट को लगता कि भाई ये समन में नहीं आने वाली चीज़, वारंट इशू कर देगी। और कोर्ट को लगता कि वो समन भेजो तो आएगा नहीं, या तो सॉरी कोर्ट को लगता कि वो फेल हो गया अपीयर होने में समन्स भेजने के बावजूद भी, और समन्स साथ में ड्यूली सर्व हो गए थे और कोई रीजनेबल एक्सक्यूज नहीं है उसके ना आने का, तो भी वो वारंट भेज सकती है। दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।